अभी और इसी वक्त मुझसे माफ़ी मांगो। आरती ने राघव की आंखों में देखते हुए कहा था। दिमाग खराब मत करो और साइड में हो जाओ। राघव उसके पास से होकर निकलने ही वाला था कि आरती फिर से उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी। तुमने मेरी परी ड्रेस खराब कर दी। गलती आपकी है मैडम। मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप अपनी आंखें अपने घर पर छोड़कर आएं। तुम होश में तो हो, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम एक बदतमीज लड़की हो, अटेंशन सीकर हो, जिसे लड़कों की अटेंशन सीख करने का बहुत शौक है। अपनी जुबान संभाल कर बात करो, वो उंगली उठाकर बोली थी। अगले ही पल बिजनेस टाइकून राघव शर्मा उसकी उंगली अपने हाथ में दबाकर नीचे कर चुका था। सेम गॉस फॉर यू। पहले तो आरती का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया था और अगले ही पल वो उसका कॉलर पकड़ चुकी थी। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? मुझे अपने पापा को कॉल करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा और फिर वो तुम्हें ऐसी जगह छोड़ेंगे जहां से तुम्हारा वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। मेरा गिरबान छोड़ो, गुस्से से आग बबूला होता हुआ बोला था और उसने इतनी तेज आवाज में कहा था कि आसपास से निकलने वाले लोगों ने उन्हें रुककर देखा था और अब तो कुछ लोग उनके आसपास भीड़ लगाकर खड़े भी हो गए थे। और अगले ही पल प्रिया आरती के पास आई और पीछे से उसका कॉलर पकड़कर पीछे खींचने लगी थी। छोड़ो मुझे, मैं इस आदमी का आज मुंह नोच डालूंगी। इसकी वजह से मेरा पूरा ड्रेस खराब हो गया। हाँ, और मुझसे माफी मांगने के बजाय मुझसे बदतमीजी कर रहा है। वो अब चिल्लाने लगी थी। प्रिया के लिए उसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। आरती गुस्से में बेकाबू हो जाया करती थी। राघव गुस्से से उन दोनों लड़कियों को देख रहा था जो उसके सर पर मुसीबत बनकर टूट पड़ी थी। वो अपने फोन को यूज करने में मगन बस चलता जा रहा था कि तभी सामने से आने वाली आरती से टकरा गया था। सारी गलती उसी की नहीं थी, गलती आरती की भी थी क्योंकि उस टाइम वो भी मैसेज करने में बिजी थी। राघव के हाथ में जो शेक था वो आधा आरती की ड्रेस पर गिर चुका था जिस पर वो गुस्सा हो गई थी। राघव उसके पास से होकर निकल गया था कि तभी थोड़ा सा आगे जाकर उसे महसूस हुआ था कि जैसे उसकी कमर जल रही हो। राघव समझ चुका था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी नीचे कर ली। राघव ने पीछे पलटकर देखा तो आरती अपने गुस्से से हुई लाल आंखों से उसे घूरे जा रही थी। उसने प्रिया से गर्म कॉफी लेकर गुस्से से राघव के ऊपर फेंकी थी। तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैंने बदला ले लिया और मेरा बदला पूरा हो चुका है। ये कहते हुए वो मुस्कुराकर पलटी थी और लंबे लंबे कदम लेने लगी थी और शॉपिंग मॉल से बाहर निकल गई थी। आसपास खड़े लोगों ने उसे बहुत ही अजीब नजरों से देखा था। कैसी पागल साइको लड़की है। ये बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातें आरती के बारे में कही थी, मगर आरती को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अपनी मनमानी करने वाली हद से ज्यादा जिद्दी लड़की थी। उसको उसके बाप के लाड प्यार ने बिगाड़ कर रखा था। उसकी माँ का उसके बचपन में ही देहांत हो चुका था। उसकी परवरिश उसकी दादी ने की थी। उसकी दादी उसकी खराब आदत की वजह से अक्सर परेशान रहा करती थी और उसके पापा यानी कि सुशांत वर्मा को भी कहती कि आरती को समझाया करो, बेटियों को इतना निडर और बदतमीज नहीं होना चाहिए। तुम तो जानते ही हो कि आजकल के हालात कैसे हैं। तो सुशांत वर्मा अपनी गर्दन घमंड से अकड़ाकर कहते हैं, सबको पता है आरती वर्मा मेरी बेटी है और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी बेटी को एक नज़र उठाकर भी देख ले। अगर किसी ने मेरी बेटी को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं बीच चौराहे पर उसके हाथ काट डालूंगा। अपने पापा की ये बात सुनकर वो मुस्कुरा देती और इससे उसको और शो मिलती थी। वो गुस्से वाली जिद्दी बदतमीज मुंहफट जरूर थी, मगर आज तक उसने कभी ऐसा काम नहीं किया था जिससे उसके पापा की नजरें शर्म से नीचे होती। यही वजह थी कि उसके पापा हर बात में उसका साथ दिया करते थे। यार, तुम्हें उस आदमी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है तो मैं यही गाड़ी रोक देती हूँ। जाओ, जाकर उसको कंसोल करो। वो प्रिया को घूरते हुए बोली थी। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वो खिड़की से बाहर देखने लगी थी, लेकिन उसे सच में राघव शर्मा के लिए बुरा लग रहा था। मुझे तो वो बोली और ड्रेसिंग से कोई अमीर आदमी लग रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ प्लीज, अब उसकी बातें मत करो वरना मेरा मूड फिर से खराब हो जाएगा। आई एम सॉरी, अब मैं उसका नाम नहीं लूंगी। तुम मुझे बताओ कि तुमने परसों अपनी बर्थडे पार्टी के लिए क्या सोच रखा है? किस तरह का थीम रख रही हो इस बार? तुम्हें तो पता ही है कि पिंक कलर मेरा फेवरेट कलर है और बाकी लड़कियों की तरह पिंक कलर उसका भी फेवरेट कलर था। उसने डेकोरेशन से लेकर केक तक हर चीज ही पिंक कलर की रखवाई थी। वो इस बार 21 साल की होने वाली थी और उसके पापा उसको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले थे। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी
मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये सरप्राइज क्या है, और ये सरप्राइज उसके लिए सारी जिंदगी का रोग लगाने वाला है। घर के अंदर आई तो दादी उसके इंतजार में बैठी थी। आज तुम्हें जल्दी घर आने के लिए कहा था ना, तुम्हें पता भी है आज तुम्हें रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे हैं। ओ कम ऑन दादी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो। आप शादी नहीं करोगी तो कब करोगी, जब बहुत सफ़ेद हो जाएंगे तुम्हारे। मैं सिर्फ 21 साल की हूँ अभी दादी। मेरे दौर में तुम्हारी उम्र की लड़कियों के 5-5 बच्चे होते थे। आपके दौर में लोगों को फैमिली प्लानिंग करने का आइडिया नहीं था। दादी मैं तो 5 साल के बाद ही बच्चा पैदा करूंगी। शादी के 5 साल तो मैं दिल खोलकर एंजॉय करूंगी। ये सुनकर अगले ही पल दादी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके कंधे पर मारा था। वो दर्द से कर्राकर जोर से हंसती थी। अपनी दादी को परेशान करने में उसे बहुत ही मजा आया करता था। बेशर्म लड़की, अपनी दादी से ऐसी बातें कौन करता है भला। ठीक है दादी, मैं अगली बार ऐसी बातें अपने हस्बैंड से करूंगी। अब तो ठीक है ना। ये कहकर वो रुकी नहीं थी और तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी थी। उसके पीछे पीछे ही उसकी दादी की फ्लाइंग चप्पल उसके दरवाजे से लगकर नीचे गिर गई थी। इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता। अभी जो काम की बात थी वो तो रह ही गई। जो उसे पागल लड़की को जाकर बताओ कि अनुराग जी आज रात हमारी फैमिली के साथ ही डिनर करेंगे और उनका बेटा भी उन्हीं के साथ आएगा, तो उनके सामने कोई भी ऊटपटांग हरकत मत करना। ढंग के कपड़े पहनना, और वो छोटे कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि ऐसा करो, वो उसकी सारी ड्रेसेस ही जला दो, या फिर ये काम मैं खुद ही करती हूँ। वो बड़ी मुश्किल से लाठी के सहारे सोफे से उठी थी। इस उम्र में उनको कमर के साथ साथ घुटनों में भी बहुत दर्द होता था। उन्होंने जोर जोर से आरती के कमरे का दरवाज़ा बजाया था। आरती ने दरवाज़ा खोला। दादी आप यहाँ पर, जल्दी से अपनी अलमारी का दरवाज़ा खोलो। क्या हुआ दादी, क्या आपको मेरा कोई ड्रेस चाहिए? अगर मेरी बात माने आप तो प्लीज़ बैगी जीन्स पहनना और उसके ऊपर कोई शर्ट या टॉप। सच में दादी, इस उम्र में आप बहुत हॉट लगेंगी। मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगी अगर तुमने दोबारा मुझसे इस तरह की बातें की तो। दादी आप तो ब्लश कर रही हैं। मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम रियली सॉरी दादी। उसने फौरन ही अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया था। तुम्हारे पास कोई सूट नहीं है क्या? उन्होंने तीखी नज़रों से उसे घूरते हुए कहा था। आरती अपने दिमाग पर जोर डालने लगी थी। पिछली बार मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पर सूट गिफ्ट किया था, मगर मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने उस सूट को कहाँ पर फेंक दिया था। एक सूट तो इंसान संभाल कर रखता है, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। अरे दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज के दौर में कौन इन छोटे छोटे गिफ्ट पर ध्यान देता है? और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे गिफ्ट थे और मुझे उस सूट की ज़रूरत भी नहीं थी। वैसे आज आप ये सवाल क्यों कर रही हैं मुझसे दादी? उसने किसी कोने से ढूंढकर वो सूट निकाल ही लिया था। वो बिल्कुल वैसे ही पैक पड़ा था जैसे उसने बॉक्स से निकाला था। वो बहुत ही सुंदर कढ़ाईदार सूट था। बस आज रात को तुम यही पहनोगी? क्यों दादी, सब ठीक तो है? हाँ, आज रात को अनुराग साहब हमारी फैमिली के साथ ही डिनर करेंगे और उनका बेटा भी उन्हीं के साथ आ रहा है। कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना। वो अपने होठों को मीच कर रह गई थी। कहीं वो रिश्ते वाले तो नहीं हैं? हाँ, वो वही लोग हैं। और तुम अपनी हद में रहना, कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ आरती। ठीक है दादी, आप टेंशन मत लीजिए। आरती प्यार से उनके गालों को चूमते हुए बोली थी। अब दादी जाइए, आप अपने कमरे में आराम करिए। शाम के वक्त मिलती हूँ मैं आपसे। और मैं भी थोड़ी देर के लिए सो रही हूँ। दादी ने गहरी सांस भरी थी और छोटे छोटे कदम उठाती हुई उसके कमरे से बाहर निकल गई थी। मेरी मासूम सी दादी, आप टेंशन क्यों लेती हैं? आज तो मैं उनके सामने ऐसी आइटम बनकर जाऊंगी कि वो दोबारा इस घर में आने की भी कोशिश नहीं करेंगे। आई एम सॉरी पापा, लेकिन मैंने आपको पहले ही फ़ोन कर दिया था कि मैं किसी से भी ऐसे मुंह उठाकर शादी नहीं करूंगी। अगर मुझे कभी शादी करनी भी हुई तो मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी। वो मिरर में अपने आप को देखती हुई अपने बालों में उंगलियां घुमा रही थी। आज डिनर के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। क्या हुआ है, तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है? और ये शर्ट को क्या हुआ है? राघव घर के अंदर आया था तो उसके माथे पर बल पड़ा था। वो बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। उसके घर में आते ही उसका पालतू बिल्ला भागते हुए उसके पास आया था। उसने अपनी बिल्ली को भी गोद में नहीं लिया था और चीख चीख कर नौकर को बुलाने लगा था। जाओ, जाकर इसको खाना खिलाओ। मैंने तुम्हें यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा है। अपने सारे काम टाइम पर किया करो, वरना ऐसा ना हो कि मैं कहीं तुम लोगों की हमेशा के लिए ही छुट्टी कर दूं। अरे बेटा, क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और इस बेचारे नौकर की क्या गलती है? और जहाँ तक खाने का सवाल है तो मैंने अभी इसे थोड़ी देर पहले ही खाना खिलाया था। ये तुम्हारी गोद में बैठना चाहता है।
राघव की मम्मी ने आगे बढ़कर जिम्मी जिमी को अपनी गोद में बिठा लिया था और उसके बालों में हाथ फेरने लगी थी। वो उधर ही लोटपोट होने लगा था। मुझे बताओ बेटा, क्या बात है? क्यों परेशान हो? कुछ हुआ है या किसी के साथ बहस हो गई है या किसी से लड़ाई कर आ गए हो? मम्मी, आपने भाई की शर्ट देखी है? पीछे से सारी खराब हो गई है। एक बदतमीज लड़की से पाला पड़ गया था मेरा आज। उसी की वजह से इतना दिमाग खराब हो गया है मेरा। ये कपड़े भी मेरे इसी लड़की ने खराब किए हैं। एक बार वो लड़की मिल जाए मुझे, फिर उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मरते दम तक याद रखेगी। नहीं बेटा, औरतों की इज्जत करनी चाहिए। बस कर दीजिए मम्मी, इज्जत भी उन औरतों की करनी चाहिए जो इज्जत करवाए अपनी और जो उसके काबिल होती हैं। और आप ये हर वक्त मुझे समझाना बंद कर दीजिए। राघव इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था और गुस्से में उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या कह रहा है और क्या नहीं। वो घर का सबसे बड़ा बिगड़ा हुआ बेटा था। बचपन से लेकर अब तक उसने अपनी ही मनमानी की थी, लेकिन आज वो अपने पापा की वजह से मजबूर हो गया था। उसके पापा अपने दोस्त की बेटी से उसकी शादी करवाना चाहते थे। ये शादी से ज़्यादा एक बिजनेस डील ज़्यादा थी, क्योंकि दोनों परिवार यही चाहते थे कि वो बिजनेस में दोनों मिलकर अपना नाम कमाएं। सुशांत वर्मा ने अपने दोस्त अनुराग शर्मा से उनके बेटे का हाथ मांगा तो उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी थी। वो राघव को बहुत पसंद करते थे। राघव एक समझदार, सिंपल, सोबर और सीरियस किस्म का इंसान है। वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझकर उन्हें पूरा करने वाला था। सुशांत वर्मा जी बहुत अच्छे से जानते थे कि राघव उनकी बेवकूफ़ बेटी को बहुत अच्छे से डील कर लेगा। मम्मी, मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी है। मैं उस लड़की से शादी कभी नहीं करूँगा। बेटा, तुम्हारे पापा उनको जवाब दे चुके हैं, तो गलती पापा की है ना। उनको जवाब देने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। भाई, अगर सच कहूँ तो मुझे भी भाभी पसंद नहीं है। वो बहुत ही अजीब सी और खड़ूस हैं और वो बहुत बदतमीज भी हैं। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों का कोई मैच बनेगा। तुम तो चुप ही हो जाओ। राघव की मम्मी ने गुड़िया को चुप होने के लिए कहा था। तुम जाकर अपने पेपर की तैयारी करो। बहुत देर हो गई, मैं देख रही हूँ तुम यहीं पर खड़ी बातें बना रही हो। अगर तुम अच्छे नंबर से पास नहीं हुई तो मैं तुम्हें आईफोन 17 नहीं लेकर दूंगी। याद रखना। ये धमकी बहुत काम आई थी। वो एकदम वहां से गायब हो गई थी। गुड़िया की इस हरकत पर राघव न चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया था। जाओ, जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो। शाम के वक्त तुम्हें हमारे साथ चलना है। रुको, मैंने तुम्हें उसका फोटो दिखाया ही नहीं। पहले मैं तुम्हें उसका फोटो दिखा देती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, शाम को मैं उसको खुद लाइव देख लूँगा। फोटो में तो पता नहीं कितने फिल्टर अपने मुंह पर लगाकर बैठी होगी। आजकल की लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये कहता हुआ वो नफरत से अपना सर झटक कर लंबे लंबे कदम रखता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया था। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान, इस लड़के को अकल दे। राघव की माँ वो सिर्फ अपने बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना ही कर सकती थी। उन्होंने अनुराग को भी समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने अनुराग साहब को ये बात बताई हुई थी कि अगर आप अपने बेटे की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करेंगे तो ऐसा ना हो कि कहीं उन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग ना बन पाए या फिर वो अपनी वाइफ को वो इज्जत ही ना दे पाए जो वो डिजर्व करती हो। शादी के बाद बड़े अच्छे अच्छे लोग सीधे हो जाते हैं। अब तुम मुझे ही देख लो। उन्होंने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा था, तो वो बस उन्हें ही देखती रह गई थी। अनुराग जी ज्यादातर अपनी वाइफ की बातों को सीरियस नहीं लेते थे। शाम से ही आरती के घर में डिनर की तैयारी शुरू हो गई थी। किचन में गई थी, उसने काम वाली को काम करते हुए देखा था। जरा इधर आओ, ये मीठा किसके लिए बना रही हो? वो आपके होने वाले हस्बैंड राघव जी को मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, उनके लिए। ओह अच्छा। और मैंने ये भी सुना है कि उसको मीठे के साथ साथ जहर भी बहुत पसंद है। उसको जीने का कोई शौक नहीं है। जरा इस मीठे में थोड़ा सा जहर भी मिला देना ताकि उसका शौक पूरा हो सके। आरती ने गुस्से से कहा था। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? वो तो आपके होने वाले हस्बैंड है ना। दिमाग खराब मत करो मेरा, चुपचाप अपना काम करो। वो गुस्से से कहकर उसे घूरने लगी थी तो वो मैट चेहरे पर मुस्कुराहट लिए पीछे हो गई थी। मैंने बताया भी है इन लोगों को कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, अपना करियर बनाना है, पापा के साथ मिलकर उनका बिजनेस संभालना है। मगर इन लोगों ने एक ही रट लगाई हुई है, शादी शादी। जैसे अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। और वो वक्त आ भी गया था। मेहमान काफी देर से घर पर ही बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे। आरती कहाँ पर है, उसे बुला कर लाओ। मेहमान काफी देर से बैठे इंतजार कर रहे थे। फिर उसके साथ मिलकर सब लोगों ने डिनर भी करना है। मैंने उसको समझाया है अभी तक कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे, कहीं वो फिर से अपनी किसी फ्रेंड के घर पर तो नहीं चली गई। नहीं दादी, वो अपने कमरे में ही है, लेकिन एक छोटी सी परेशानी हो गई है। वो आपने जो सूट मुझे प्रेस करने के लिए बोला था, वो सूट मैंने प्रेस करके रख दिया था।
मगर पता नहीं किसने उस सूट को जला दिया है। क्या मतलब है जला दिया? वो उसी की हरकत होगी। अभी वो अपनी मेड को कुछ समझाने ही वाली थी कि तभी कदमों की आवाज सुनकर सभी ने दरवाजे की तरफ देखा था, जहाँ पर आरती मैडम बेगी जीन्स पहने ऊपर ब्लैक कलर का टॉप पहने खड़ी थी, जैसे कि कोई मॉडल खड़ी हो। सुष्मिता जी ने फौरन उसकी तरफ नजरें हटाकर अपने हस्बैंड अनुराग जी की तरफ देखा था। वो खुद भी नजरें झुकाने पर मजबूर हो गए थे। आरती के होठों पर गहरी मुस्कुराहट फैली हुई थी। सुशांत जी के लिए ये सब नॉर्मल था। वो कभी भी अपनी बेटी को ड्रेसिंग के लिए नहीं डांटते थे, लेकिन आज उन्हें भी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। बेटा, आज तो कोई सूट पहन लेती। पापा, आप ही ने तो मुझे ये ड्रेस ला कर दिया था। उसने मुंह बनाकर अपने पापा से सवाल किया। मेरा मतलब वो नहीं था। बेटा चलो आंटी से मिलो। आंटी से मिलने के बाद उसने अंकल से मिलते हुए हाथ जोड़कर नमस्ते किया और सर हल्का सा झुकाया था, तो अनुराग जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा था और उसे ब्लेसिंग दी थी। थोड़ी देर के बाद उसकी नज़र उन दोनों के बीच में बैठे हुए राघव पर पड़ी थी, तो एक पल के लिए वो ठिठक कर रह गई थी और छोटी छोटी आंखें कर कर उसे घूरने लगी थी। 19-20 का भी फर्क नहीं था। ये वही इंसान था जिसने मॉल में उसके साथ बदतमीजी की थी। तुम? अचानक ही उसके मुंह से निकला था। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? राघव ने अपने कांधे उचका दिए थे और ना में सर हिला दिया था। नहीं, मैं इनको नहीं जानता। मैं इनको पहली बार देख रहा हूँ, वो दांत बीसते हुए बोला था। जिस अंदाज में वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, वहां पर बैठे सभी लोगों को कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मगर मैं आपको पहले एक बार देख चुकी हूँ। मुझे लग रहा है कि हम दोनों मिल चुके हैं पहले, और जब हम मिले थे तो वो मुलाकात कुछ अच्छी नहीं रही थी। उसकी बातों से आग बरस रही थी। दादी के लिए अपनी पोती को संभालना मुश्किल हो रहा था। चलिए डिनर करते हैं। वो सब लोग डिनर के लिए बैठे ही थे। आरती और राघव एक दूसरे के सामने ही बैठे थे। आरती को अभी तक राघव के ऊपर गुस्सा आ रहा था और राघव का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अभी राघव ने एक बाइट ही लिया था कि तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैर पर पैर मारा है। वो दर्द से कर्राया था और फिर एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया था। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो राघव? अनुराग जी ने उसे एकदम पूछा था। जी मैं ठीक हूँ। अपने माथे पर आए पसीने की बूंदों को उसने एकदम से साफ किया था और साथ ही साथ थोड़ा शर्मिंदा सा भी हो गया था। वो जल्दी रिएक्शन देने वाले लोगों में से नहीं था। उसे अपनी फीलिंग्स और रिएक्शन पर कंट्रोल बहुत अच्छे से था और फिर वो इस लड़की की वजह से यहाँ पर कोई तमाशा भी नहीं करना चाहता था। राघव चाहता था कि ये लड़की खुद इस रिश्ते के लिए मना कर दे, और उसे कुछ ऐसा लग भी रहा था कि मना कर भी देगी। राघव फिर अपनी जगह पर बैठ गया था। इस दफा उसने अपनी टांगे पीछे की तरफ रखी थी। आरती ने अपनी हील्स एक बार फिर आगे बढ़ाई थी, तो इस बार राघव ने आरती के पाँव के ऊपर अपने दोनों पाँव रख लिए थे, तो उसके दोनों पाँव लॉक हो गए थे। उसने अपने पाँव पीछे हटाने की कोशिश की थी, मगर बुरी तरह से नाकामयाब हो गई थी। क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? दादी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? कुछ नहीं दादी, मैं बस खा ही रही थी। एक्चुअली मुझे ज्यादा भूख नहीं है। शाम के वक्त मैं अपनी फ्रेंड के साथ खाकर आई थी और वो इस वक्त झूठ बोल रही थी। शाम के वक्त वो आज बाहर भी नहीं निकली थी और ये बात सबको पता थी। दादी जी ने एक गहरी सांस ली थी और खामोश हो गई थी। मुझे लगता है कि आरती को शर्म आ रही है। सुष्मिता जी ने प्यार से आरती की तरफ देखते हुए कहा था, जो किसी गुड़िया से कम नहीं थी। शर्म और मुझे, मैं शर्माती नहीं हूँ, लेकिन दूसरों को शर्माने के लिए मजबूर जरूर कर देती हूँ। दिल ही दिल में उसने बदतमीजी से अपनी सास को ये जवाब दिया था। अगर वो जोर से सबके सामने ये कह देती तो सुष्मिता जी उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ लगाकर अब तक घर से बाहर निकल गई होती, लेकिन इस तरह से उसके पापा की इज्जत का फालूदा भी हो जाता। इस तरह से वो राघव को देखने लगी थी। चलो अच्छा है, ये खुद ही अब इस रिश्ते के लिए मना कर देगा। जो राघव सोच रहा था वही सब आरती भी सोच रही थी। आरती अपने पापा की नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहती थी और राघव अपनी प्रॉपर्टी से हाथ नहीं धोना चाहता था। अनुराग जी ने राघव को धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरी पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं था जो अपनी लीगल प्रॉपर्टी से अपना हाथ खींच लेता, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस बेवकूफ़ लड़की की वजह से। खाना खाने के बाद राघव ने उसके पाँव पे से अपने पाँव हटाए तो आरती की जान में जान आई थी, लेकिन अब उसके पाँव की उंगलियां बहुत ज्यादा दर्द कर रही थी। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने आंसुओं को पीना ही सही समझा था। वो अपने दुश्मन के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। मुझे लगता है कि अब तुम लोगों को एक दूसरे से भी बात कर लेनी चाहिए, अगर इनको कोई प्रॉब्लम ना हो तो, राघव ने कहा था और सवाल भरी नजरों से आरती के चेहरे की तरफ देखने लगा था।
कितना ड्रामेबाज है ये। मॉल में तो मुझसे किस तरह से बदतमीजी कर रहा था, गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा था, और अब देखो ज़रा मुझसे परमिशन मांग रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पापा कहेंगे मैं वही करूँगी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे पापा का ही डिसीजन है। जो वो कहेंगे वही होगा। वो बातों बातों में ही उसे बहुत समझा चुकी थी। वो आरती की बात का बुरा माने बगैर ही उठ खड़ा हुआ था। तुम इसे लेकर लॉन में चलो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनवा कर भिजवाती हूँ। वो काफ़ी हद तक खुश लग रहा था। वो दोनों लॉन में आकर खड़े हो गए थे। इस शादी के लिए मना कर दो, दोनों ही एक साथ बोले थे। फिर दोनों ने ही एक दूसरे के चेहरे की तरफ हैरत से देखा था। मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर से दोनों ने एक साथ ही बात बोली थी। या तो मुझे बोलने दो या फिर खुद बोल लो। सेम हेयर, ये कहकर वो मुंह फेर कर दूसरी तरफ मुंह फेर कर दूसरी तरफ खड़ी हो गई थी। प्लीज़, मैं शादी के लिए मना नहीं कर सकती। मेरे पापा को मेरे ऊपर बहुत मान है, मैं उनका मान नहीं तोड़ सकती। और वैसे भी वो मेरी ये बात नहीं मानेंगे। मैं कोशिश कर 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 देख चुकी हूँ, इसलिए तुम इस शादी के लिए मना कर दो। मेरे पापा मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। तुम वैसे भी इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें फूटी कोड़ी भी दी जाए। अपनी हद में रहकर बात करो, और तुम भी अपनी आवाज़ नीचे ही रखो। मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। वो आरती की आंखों में आंखें गाड़ कर बोला था। पहले मैंने सोचा था कि मैं इस शादी के लिए मना कर दूंगा, लेकिन मैंने अब अपना इरादा बदल लिया है। अब मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर लेकर जाऊंगा, और पहली रात तुम्हारी अकल ठिकाने लगाऊंगा। तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा कि तुम याद रखोगी, और किसी के साथ भी बदतमीजी करने की सोचोगी भी नहीं। अगर मैंने तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं लगाया और तुम्हारी ये सारी बदतमीजी नहीं निकाल दी, तो मेरा नाम भी राघव शर्मा नहीं। पहली बात तो हमारी शादी होगी ही नहीं, और अगर गलती से हो भी गई तो फिर भी तुम बिना मेरी मर्जी के कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी औकात हमेशा याद रखना। अगर तुमने आरती वर्मा की मर्जी के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की, तो आरती वर्मा तुम्हें दिन में ही तारे दिखा देगी। मुझे पहले तुम्हारा ये एटीट्यूड बहुत गुस्सा दिला रहा था, लेकिन अब मुझे यही तुम्हारा एटीट्यूड बहुत अच्छा लग रहा है। तुम जैसे चैलेंजिंग लड़की के साथ वक्त गुजारने में बहुत मज़ा आएगा। तुम एक बहुत ही बदतमीज इंसान हो। मैं पापा से तुम्हारी शिकायत ज़रूर करूँगी। जो करना है कर लो लिटिल फेरी। वो उसके गालों को प्यार से हाथ लगाते हुए लंबे लंबे कदम रखते हुए वहां से चला गया था। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए। जी, मैंने उनके बारे में जो कुछ जानना था वो मैं जान चुका हूँ। वो काफ़ी सुलझी हुई और समझदार हैं। मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ, और बहुत सारी बातों में हम दोनों की केमिस्ट्री मैच होती है। आरती अंदर ही आ रही थी जब अंदर से आने वाली आवाज़ों पर गुस्से से पैर पटकती रह गई थी। ये इंसान कितना चालाक है, कैसे दादी और पापा के सामने बनकर दिखा रहा है। लेकिन मैं भी तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती। अनुराग जी जब उनके घर से निकल रहे थे, तो उन्होंने 15,000 रुपये आरती के हाथ में रखे थे, जिसे उसने खुशी से थाम लिया था। लेकिन अंदर जाने के बाद जब आरती को पता चला कि सुशांत जी ने उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया है, तो वो शोर मचाने लगी थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था आरती। और वैसे भी उसे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसे पसंद आ गई हो। बल्कि तुमने तो आज मुझे भी हैरान कर दिया है। आखिर तुमने ऐसा कौन सा जादू उसके ऊपर चलाया है, या फिर वो कुछ छुपा रहा था? अगर वो कुछ छुपा भी रहा था तो भी बहुत अच्छा इंसान है। असली जेंटलमैन वही है। वो सब ड्रामा कर रहा था। मैं पहले भी उससे मिल चुकी हूँ। वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैंने उसके ऊपर गर्म कॉफ़ी फेंकी थी, और उसने मेरे ऊपर ठंडा शेक फेंका था। क्या पता ऐसा हो सकता है कि ये हादसा उसे तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर गया हो। कम ऑन डैडी, ये कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही है, ये असल जिंदगी है। दादी भी आजकल कुछ ज़्यादा ही मूवीज़ देखने लगी हैं, और हर मूवी में भी यही होता है। दादी पोती की बात पर मुंह बनाकर बैठ गई थी। तुम्हारे पापा जवाब दे चुके हैं, अब मना करने का सवाल बनता ही नहीं है। आप लोगों के लिए अपनी बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपनी बेटी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी जान, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। तुम मेरे लिए सबसे खास हो, मेरी बच्ची। इसलिए तो मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। मेरी खुशी उस इंसान से नहीं, बल्कि आप लोगों के साथ जुड़ी है। मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। अगर आप लोगों को मेरी एंगेजमेंट करवानी है तो करवा दीजिए, लेकिन शादी अभी मत करवाना। अभी मैं पापा के साथ उनका बिजनेस ज्वाइन करना चाहती हूँ। अरे, तो मैंने कब मना किया है? तुम कल से ही मेरे साथ ऑफिस चलो। पापा की बात सुनकर वो एकदम से पुरजोश हो गई थी। और फिर दूसरे दिन जब वो ऑफिस गई, दूसरी तरफ घर जाने के बाद राघव ने सुष्मिता जी और अनुराग जी को जवाब दिया था कि मुझे उस लड़की से शादी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़की मेरे टाइप की ही है। सुष्मिता जी थोड़ी सी कंफ्यूज थी, मगर फिर अनुराग जी की वजह से वो खामोश हो गई थी।
सुष्मिता जी ने कभी भी अनुराग जी के खिलाफ जाकर कोई भी फैसला नहीं किया था। उनके लिए अनुराग जी की मर्जी बहुत मायने रखती थी। राघव की छोटी बहन भी मान गई थी। आरती का ऑफिस में पहला टकराव राघव से ही हुआ था। वो उसके सीने से लगकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी राघव ने उसे थाम लिया था। उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों की गिरफ्त मजबूती से जमाते हुए वो आरती का चेहरा अपने चेहरे के पास कर चुका था। आरती राघव की सांसों की तपिश महसूस कर बुरी तरह बेचैन हो गई थी। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। उसने जैसे ही कहा, राघव ने उसे छोड़ दिया था। आरती का सर जोर से जमीन पर जा टकराया था। उसका सर फूटने की अच्छी खासी तेज आवाज आई थी। तुम एक बहुत ही बदतमीज जाहिल इंसान हो, जिसे लड़कियों को ट्रीट करने का भी नहीं पता। मैडम, आपने ही कहा था कि मैं आपको छोड़ दूं, वरना मैं तो आपको उस पोजीशन में 7 जन्म तक भी रख सकता था। तुम एक बहुत ही चीप इंसान हो। थर्ड क्लास डायलॉग बोलने के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं आता। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैं आपकी हर बात नोट कर रहा हूँ। आपको आपकी हर बात का जवाब शादी की पहली रात बहुत ही अच्छे से दे दिया जाएगा। हम दोनों की शादी कभी नहीं होगी। डेट फिक्स हो गई है। बहुत जल्दी कार्ड भी बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है कि आपके घर वाले आपको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। शायद इसी वजह से आपको इन चीज़ों के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक आपको बेफिक्र करता रहूँगा। क्या हुआ, ज़्यादा चोट लगी है? कि इस बार वो उसकी आंखों पर फूंक मारते हुए प्यार से पूछ रहा था। एक पल के लिए आरती का दिल धड़का था, मगर वो अगले ही पल खुद को पत्थर का बना चुकी थी। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? अपने काम से काम रखो और हटो यहाँ से। उसने राघव के कंधे पर हाथ रखकर उसे साइड में करना चाहा था, मगर खुद लहराकर फिर से गिर गई थी। अपनी सेहत बनाकर आओ लड़की, वरना तुम्हारा मेरे साथ गुजारा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बार बार मेरे साथ इस तरह की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं जानबूझकर तुम्हारी बातें इग्नोर कर रही हूँ, वरना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम किस कदर घटिया इंसान हो। मैं तो इसी वजह से कह रहा था कि एज अ हस्बैंड मैं भी यही चाहूँगा कि मेरी पत्नी मेरे लिए खाना बनाया करे और मेरे काम किया करे। अगर थोड़ा सा ही काम करने पर तुम्हारा बीपी लो हो गया, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ना किया तो। वो कुछ और ही सोच रही थी। छी छी, कितनी गंदी सोच है आजकल की लड़कियां भी। वो अपने कानों पर हाथ लगाता हुआ हंसता हुआ वहां से चला गया था और पीछे आरती ने गुस्से से अपना पाँव जमीन पर मारा था। इतनी जोर से जमीन पर मारा था कि उसके पैर में फौरन दर्द उठा था। इसकी शक्ल देख ली है सुबह सुबह, मतलब आज का दिन भी मेरा बुरा ही जाएगा। आरती का दिल कर रहा था कि वो दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे। क्या हुआ है? तुम अभी तक यहीं पर क्यों खड़ी हो? पापा गैलरी में आए थे तो वो इधर ही खड़ी थी। मैंने तुम्हें अपने ऑफिस में चलने के लिए कहा था। यहाँ पर एक बहुत ही घटिया इंसान से मेरी टक्कर हो गई थी। उसी से बस थोड़ी सी बहस हो गई थी। कौन है वो घटिया इंसान? आपका होने वाला दामाद। ये कहकर जल्दी जल्दी कदम रखते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ गई थी, जबकि सुशांत जी काफी देर तक वही खड़े रहे थे और फिर कांधे उचकाते हुए वो भी अपने ऑफिस की तरफ चल दिए थे। मैंने अपनी जिंदगी का आज एक और बड़ा फैसला लिया है। तुम्हें 1 महीने तक मैं सारी ट्रेनिंग दूंगा, हर चीज के बारे में समझाऊंगा। 1 महीना तुमने मुझे बहुत ही ध्यान से काम करते हुए देखना है और फिर उसके बाद मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। पापा जी, क्या ज़रूरत है? आप है ना, आप ये सब कुछ अपने पास रखिए। मुझे बस काम करना सिखा दीजिए। मुझे आपके साथ काम कर कर बहुत खुशी होगी। वो अपने पापा की लाडली बेटी खुशी से बोली थी। नहीं बेटा, अब मैं इन सब चीज़ों से छुट्टियाँ लेना चाहता हूँ। मैंने तो यह भी डिसाइड किया है कि 2 ही महीने में तुम्हारी और राघव की शादी भी कर दूँ। उसके बाद तुम्हारी दादी के साथ तीर्थ यात्रा पर चला जाऊँगा। वहाँ पर जाकर मैं और तुम्हारी दादी थोड़ी सी भगवान की सेवा भी कर लेंगे। मतलब आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाएंगे। मेरी बेटी, तुम यहाँ पर अपने पति के साथ होगी। पापा, मगर वो। उसने अपनी आंखें झुका ली थी। वो बहुत ज्यादा मुंहफट और बदतमीज थी, मगर अपने पापा की सारी बात माना करती थी। वो उनकी कोई भी बात नहीं टाला करती थी और पहली बार ऐसा हुआ था कि वो उनसे अपने दिल की बात कहे हुए हिचकिचा रही थी। क्या हुआ है मेरे बच्चे? अगर कोई बात है तो तुम मुझसे खुलकर डिस्कस कर सकती हो। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। वो इंसान मुझे जहर लगता है। उसकी शक्ल देखती हूँ तो मेरे अंदर गुस्से का तूफान उठने लगता है। मुझे लगता है कि शादी के पहले दिन ही मैं उसका सर फाड़कर हमेशा हमेशा के लिए जेल चली जाऊंगी। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी सारी जिंदगी जेल में ही पड़ी रहे? अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? मैं अभी किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करता हूँ। तुम उसे जाकर 2-3 सेशन लो। उसने हैरत से आंखें फाड़कर अपने पापा की तरफ देखा था, मगर वो सच में सीरियस दिखाई दे रहे थे। और फिर देखते ही देखते उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट का नंबर डायल किया था। मैंने उनसे बात कर ली है आरती।
तुम मंडे को जाकर उनसे अपने चेकअप। बाकी की बात उनके मुंह में ही रह गई थी, क्योंकि आरती गुस्से से वहां से उठी थी और मुंह बनाकर बाहर निकल गई थी। अरे इसको क्या हुआ, चलो कोई काम याद आ गया होगा, बाद में इससे इस बारे में डिटेल में बात कर लूंगा। मेरी प्यारी बेटी पता नहीं किन प्रॉब्लम से गुजर रही है। क्या पापा को सच में ऐसा लगता है कि मैं पागल हूँ? वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं? कोई मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? जरूर उस इंसान ने मेरे पापा के ऊपर काला जादू करवाया होगा। अब मैं क्या करूं? पापा को इस काले जादू से बाहर कैसे निकालूं? उसके पास जितना दिमाग था वो इतना ही सोच रही थी। इतनी ज्यादा स्मार्ट नजर आने वाली वो लड़की हद से ज्यादा बुद्धू और बेवकूफ थी। अपनी जिंदगी में उसने जितने भी फैसले लिए थे वो सब के सब फ्लॉप ही हुए थे। वो कैफे में जाकर बैठी उसी के बारे में सोच रही थी कि कुर्सी घसीटने की आवाज पर उसने नजरें उठाकर देखा था। वो बहुत ही आराम से कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया था और अब टेक लगाकर बहुत ही प्यार से उसके चेहरे को देख रहा था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? राघव को देखकर आरती के माथे पर बल पड़े थे। आप कहकर बात करो मुझसे, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ मैं। होने वाले हो, हुए नहीं हो और ना ही कभी हो पाओगे। भगवान न करे कि मेरी शादी तुम जैसे इंसान के साथ हो, वरना मैं तो साइको बन जाऊंगी। तुम तो पहले से ही साइको हो, तभी तो तुम्हारे पापा तुम्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए कह रहे थे। क्या तुम हमारी बातें छुपकर सुन रहे थे? तुम कितने ज्यादा बदतमीज इंसान हो। और एक्सक्यूज मी मैडम, मेरी आदत है, तुम्हारी तरह खराब नहीं है। उन्होंने खुद आकर मुझसे बात की है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट देख सकता हूँ। कौन है वो? जरूर तुम्हारी तरह ही नालायक डॉक्टर ही होगा, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहां से उठकर चली गई थी। बाद में उसने दादी से बात करने की कोशिश की थी, मगर दादी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसने अपनी बर्थडे पार्टी भी कैंसिल कर दी थी। इन दिनों में वो अपना ज्यादातर वक्त अपनी दादी के साथ ही गुजार रही थी। जहाँ तक राघव का सवाल था, तो आरती ने उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था। ये एग्रीमेंट उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद हुआ था। अगर सच्चाई को समझा जाता तो राघव की इस एग्रीमेंट में कोई भी मर्जी नहीं थी, बस आरती की जिद की वजह से मानने के लिए तैयार हो गया था। एग्रीमेंट ये था कि उन दोनों के बीच कोई भी बात नहीं होगी। शुरू में जो राघव ने ये बात कही थी कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बात आरती के दिमाग में बैठी हुई थी और ये बात आरती अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि एग्रीमेंट के बाद वो सेफ हो गई है, जो कि सिर्फ वही सोच रही थी। 2 ही महीने के बाद उसकी राघव के साथ बहुत ही धूमधाम से शादी भी हो गई थी। आरती भी अपनी दादी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर पापा की वजह से वो मजबूर हो गई थी। दुल्हन बनी हुई वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि आसमान से कोई अप्सरा उतर आई हो। जो भी उसको देख रहा था उसकी बलाएं ले रहा था। मेरी पत्नी के मुंह पर घूंघट होना चाहिए या फिर कोई चादर डालो, मुझे लोगों की नजरें इसके चेहरे पर बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। राघव ने अपने पास खड़ी अपने कजिन से कहा था। पहले तो वो हैरान हुई और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई थी। जब आरती के चेहरे पर बड़ी सी चादर डाल दी गई तो उसके माथे पर बल पड़ गए थे। ये क्या बदतमीजी है, आवाज नीचे करो। दुल्हन ऊंची आवाज में बात करती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। बहुत से लोग तुम्हें जलन भरी नजरों से देख रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें नजर न लग जाए। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये किस तरह की अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आजकल के दौर में कौन इन चीजों पर भरोसा करता है? राघव इस बार उसकी बात सुनकर खामोश हो गया था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई थी वो इस पोजीशन में ही बैठी रही थी, और फिर जब वो विदा होकर अपने ससुराल पहुंची थी तो बहुत सारी रस्मों के बाद उसे उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। बहुत ज्यादा थक चुकी थी, उसे उसकी कमर टूटती हुई महसूस हो रही थी। राघव उसकी खूबसूरती के बारे में सोचता हुआ कमरे के अंदर आया था, लेकिन सामने का सीन देखकर उसका मूड खराब हुआ था। रूम की लाइट्स ऑफ थी। राघव ने जैसे ही लाइट्स ऑन की तो आरती ने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। क्या कर रहे हो, लाइट बंद करो, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। वो चेंज कर चुकी थी और इस वक्त लूज सी शर्ट और ट्राउजर में थी। राघव ये देखकर आग बबूला हो गया था। उसके पास गया था और उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे बैठा दिया था। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है मुझे। तुमने किससे पूछकर चेंज किया? मेरे सामने ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के बीच ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो मैं यहाँ बैठकर और लड़कियों की तरह तुम्हारा इंतजार करती। जब हमारी शादी ही एक एग्रीमेंट पर हुई है तो मैं क्यों पत्नी वाले काम करूं? और तुम्हें भी पतियों वाली हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। अगली बार अगर चली तो मैं तुम्हारी जुबान ही काट दूंगा। और जहाँ तक पतियों वाला सलूक करने की बात है
राघव ने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा था। आरती ने जल्दी से एक हाथ उसके सीने पर रख दिया था और उसके ओर अपने बीच दूरी बनाने की कोशिश की थी। आरती को सोचने और समझने का मौका दिए बगैर ही राघव उसके होठों को ब्लॉक कर चुका था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर राघव ने उसके कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब कर लिया था और काफी देर तक उसकी सांसें पीता रहा था। फिर पीछे हुआ तो आरती अपने होठों पर हाथ रखकर हैरानी से उसे देखने लगी थी। उसकी सांसें बुरी तरह से फूली हुई थी, उसके बाल भी बिखर गए थे। उसकी टी शर्ट का गला डीप था, जो राघव का दिल डगमगा रहा था। ये तुमने क्या किया? वो जख्मी शेरनी की तरह उसकी ओर झपटी थी। राघव अब दोनों हाथ से पकड़कर उसे बेड पर गिरा चुका था और उसके ऊपर हावी हो गया था। तुम्हारा पति हूँ मैं, तुम्हारे ऊपर हक है मेरा। तुम मुझे मेरा हक लेने से नहीं रोक सकती। तुमने एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट को नहीं मानता मैं। मेरी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आरती ने उसके पेट पर जोर से मुक्का मारा था तो वो दर्द से कर्राता हुआ दूसरी तरफ गिर गया था। लेकिन उस एग्रीमेंट की मेरी नज़र में बहुत वैल्यू है, और अगर तुमने अपने लिमिट्स क्रॉस करने की या रूल्स तोड़ने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राघव उसकी बात को इग्नोर कर कर उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो वो तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गई थी। राघव ने जोर से दीवार पर मुक्का मारा था। मैं इस लड़की का क्या करूं? ये लड़की तो मेरे सर पर सवार होती जा रही है। राघव भी बाहर गया था। वो आराम से ग्रिल से टेक लगाए खड़ी थी। अंदर आओ। नहीं आऊंगी। जो करना है उखाड़ लो। अगर तुम मेरे हाथ लग गई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोच लेना, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। मैं चीख चीख कर सब लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और सबसे ये कहूंगी कि तुमने मुझे उस कमरे से धक्का देकर बाहर निकाल दिया है। सोचो, तुम्हारी बेचारी मम्मी की क्या इज्जत रह जाएगी। वो जानती थी कि सुष्मिता जी को अपनी रेपुटेशन का बहुत ज्यादा ख्याल था और वो इस चीज का फायदा भी उठा रही थी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? यही कि तुम मेरे पास नहीं आओगे और ना ही मुझे हाथ लगाने की कोशिश करोगे और ना ही मेरे जज्बात को हवा दोगे। मतलब कि तुम्हारे अंदर भी फीलिंग्स है। वो मुस्कुराते हुए बोला था। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसी भी बात नहीं है। वो तो मुझे तुम्हारा लाल होता हुआ चेहरा देखकर ही पता चल गया। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे अपना हक वसूल नहीं करूँगा। उसने पास आने वाली और हाथ लगाने वाली दोनों बातें इग्नोर कर दी थी और आरती को उसकी ये बात थोड़ी सी ठीक लगी थी। अपनी माँ की सर की कसम खाओ, बेकार की बातें मत करो, पहले कसम खाओ। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया था और उसको गोद में उठाकर लेकर कमरे में आ गया था। वो बेचारी तो बस उसे देखती रह गई थी। तुम मुझसे हक वसूल नहीं करोगे। तुमने मुझसे वादा किया है। हाँ, मैंने वादा किया था। ये कहकर वो उसे बेड पर लेटा चुका था, अपने हाथ उसके सीने पर रख चुका था और उसे अपनी बाहों में भर लिया था। आरती ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसकी धड़कनों की आवाज़ तो बहुत आराम से सुन सकता था। मुझसे दूर रहो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। सो जाओ, अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर चुका था, मगर आरती की नींद उड़ चुकी थी। वो बॉल्ड थी, मगर उसने कभी भी किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी। ये उसकी डिक्शनरी में नहीं था। वो लड़कों के चक्करों में पड़ना पागलपन समझती थी और उनसे दोस्ती करने को बेवकूफ़ी मानती थी। वो जानती थी सब लड़के एक जैसे ही होते हैं। राघव उसके पास आने वाला, उसको हाथ लगाने वाला पहला इंसान था। जिंदगी में पहली बार किसी मर्द ने उसको छुआ था। वो एहसास उन दोनों को जला देने वाला था, लेकिन उसके साथ साथ सुकून पहुंचने वाला भी। फिर उसने राघव के हाथ हटाने की कोशिश की तो राघव उसके और पास आ गया था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर गई थी। प्लीज मुझसे दूर हो जाए, उसने भारी हुई आवाज में कहा था। तुम अपने साथ ज्यादती कर रही हो और मेरे साथ भी जुल्म कर रही हो। मुझे मेरा हक वसूल करने दो। बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर उसने राघव के पेट पर लात मारी थी। वो दर्द बर्दाश्त करता हुआ बेबसी से उसे धमकी दे रहा था, जबकि आरती बड़े आराम से अपने हाथ सर के नीचे रखते हुए करवट बदलकर सोने के लिए लेट चुकी थी। बेचैनी काफी हद तक कम हो गई थी, मगर फीलिंग्स अभी भी थी और 10 मिनट बाद ही उसकी आंख लग गई थी, जबकि राघव ने पूरी रात जागकर काटी थी। उसकी पसंदीदा औरत, उसकी पहली मोहब्बत उसी के कमरे में थी, जिसके ऊपर वो अपना पूरा पूरा हक रखता था, मगर उसके बाद भी वो उसके पास नहीं जा पा रहा था। कि अजीब सी बेबसी थी। मैं ज्यादा देर तक इसके नखरे बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस बहुत हो गया, उसने अपने आप से कहा था और सिगरेट सुलगाई थी। अगले दिन उन दोनों का रिसेप्शन था। वो भी खुशी से हो गया था। रात के वक्त वो फिर से चेंज कर कर सोने के लिए लेट चुकी थी। आखिर ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? सिर्फ 1 महीने तक। 1 महीने के बाद तुम मुझे अपने पास आने की परमिशन दे दोगी?
उसने मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए सवाल किया था। मैं इस बारे में सोचूंगी। मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। अगर तुमने मुझे अपने पास नहीं आने दिया तो मैं तुम्हारे पापा को कॉल कर दूंगा। और तुम उन्हें क्या बताओगे? यही कि आपकी बेटी मुझे छूने नहीं देती। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आरती को राघव की दिमागी हालत पर शक होने लगा था। अगर तुम्हें मुझे जल्दी अपने पास नहीं आने दिया तो मैं सच में पागल हो जाऊंगा। इतनी प्यारी सुंदर लड़की मेरे पास है और मैं बेबस हूँ। तुम मेरे ऊपर जुल्म कर रही हो, जिसका हिसाब तुम्हें बहुत जल्दी देना पड़ेगा। शादी के एक हफ्ते बाद ही दोनों ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। एक दिन वो ऑफिस में काम कर रही थी। उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जिससे उसका जिस्म अंदर से काफी हद तक दिखाई दे रहा था। इनर पहनने के बाद भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। बहुत सारे लोगों ने उसे देखकर अपनी आंखें सेकी थी, मगर वो इस बात से अनजान थी और अपने ऑफिस में बैठी हुई काम कर रही थी कि तभी उसके ऑफिस में राघव आया था। राघव ने अंदर आते ही दरवाज़ा लॉक कर दिया था और बाहर खड़े गार्ड से भी उसने कह दिया था कि किसी को भी अंदर आने मत देना। वो उसके कोई ज़रूरी बात करने के लिए आया था, मगर उसका हुलिया और उसकी हालत देखकर राघव के माथे पर बल पड़े थे। अगले ही पल वो उसके पास गया, उसका हाथ पकड़कर उसको सोफे पर बिठाया था। ये तुम क्या कर रहे हो? ये ऑफिस है, तुम्हारा बेडरूम नहीं। उसने दांत पीसते हुए कहा था। मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि ये ऑफिस है, हमारा बेडरूम नहीं। ये कहकर वो उसकी बेचैनी बढ़ा गया था। वो जानबूझकर उसके साथ ये हरकतें कर रहा था। मैडम के लिए अब सब्र करना मुश्किल हो गया था। वो भी इंसान ही थी और एक वक्त तक ही अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रख सकती थी, और ये इंसान रोज आकर उसके फैसलों को डगमगाने की कोशिश कर देता था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मेरे साथ बदतमीजी मत करो। उसका चेहरा लाल होता हुआ देखकर राघव ने उसके कान को अपने दांतों में दबा लिया था। उसे पता थी कि ये उसकी कमजोरी है। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी थी। वो फौरन ही उससे दूर हुआ था। अभी और इसी वक्त यहाँ से जाओ और अपने कपड़े चेंज करो। और दूसरी बात, यहाँ पर इस तरह की हरकतें मत किया करो। यह हमारा कमरा नहीं है, ऑफिस है। तुम इस तरह की हरकतें कर कर ऑफिस का माहौल खराब कर रही हो। मेरे कपड़ों को क्या हुआ है? शीशे के सामने जाकर देख लो, पता लग जाएगा। जब वो शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई तो खुद ही देखकर शर्मिंदा हो गई थी। उसकी इतनी बड़ी गलती के बाद भी राघव ने और मर्दों की तरह कोई तमाशा नहीं किया था, बल्कि वो उसके नेचर को अच्छी तरह से जानता था। वो जानता था कि उसने जानबूझकर ये नहीं पहना होगा। जरूर कोई गलती हो गई होगी, इसलिए राघव ने उसकी इंसल्ट करने के बजाय उसे समझाया था। और यही चीज आरती को बहुत अच्छी लगी थी। हे भगवान, पता नहीं कितने ही लोगों ने देखा होगा। मैं भी बिल्कुल ही हद कर देती हूँ। वो रोज घर से निकलने से पहले शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी फाइनल लुक को देखती थी, लेकिन आज वो लेट हो रही थी, इसलिए देखे बगैर ही निकल आई थी। उसके बाद फाइल उसने अपने सीने से लगाई थी और ऑफिस से बाहर निकल गई थी। लगता है कि बॉस ने मैडम साहिबा को समझा दिया है। दो तीन लोग उसे देखते हुए आपस में हंसते हुए बोले थे, लेकिन आरती उनकी बातों को इग्नोर कर कर लंबे लंबे कदम रखते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई थी। उसकी सांसें बुरी तरह फूली हुई थी। राघव की हरकतें और उसका पास आना, ये सब उसकी धड़कनों को बढ़ा गया था। नहीं, मैं उस इंसान के साथ ज्यादा फ्री नहीं हो सकती। क्या पता वो मुझे यूज कर कर छोड़ दे। और वैसे भी हमारे बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और मैं उस एग्रीमेंट को नहीं तोड़ सकती। शाम के वक्त उसे राघव के साथ अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाना था। आरती ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। उसने अपने आप को शीशे में देखा तो फिर देखती रह गई थी। साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। शाम के वक्त राघव ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, क्योंकि आज उसने लगातार 4 मीटिंग्स अटेंड की थी और अब उसके दिमाग का दही बना हुआ था। वो रेस्ट करना चाहता था। आरती को देखा तो वो शोला बनी हुई थी। राघव ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसका रुख अपनी तरफ किया था। ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ करने का इरादा है। प्लीज मुझसे दूर हो जाओ। हमारा एग्रीमेंट भूल जाओ, उस एग्रीमेंट को मगर मैं नहीं भूल सकती। तुम बेवजह की जिद क्यों कर रही हो? कि तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि ना सिर्फ तुम मेरी चाहत बन गई हो, बल्कि तुम मेरी ज़रूरत भी बन गई हो। मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इस वक्त मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां क्लियर कर दूंगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो अपना हाथ छुड़वाकर वहां से जाने ही लगी थी कि वो उसे दोबारा से बेड पर धक्का दे चुका था। या तो तुम मुझे बताओ या फिर आज मुझे मेरा हक दो। मुझे पता है कि तुम अपना हक वसूल करने के बाद मुझे छोड़ दोगे और फिर उस एग्रीमेंट को बीच में ले आओगे। क्या तुमने मुझे पागल कुत्ता समझा है, या फिर तुम्हें लगता है कि मुझे किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है? वो जलते हुए बोला था। मैं इतनी खूबसूरत पत्नी को क्यों छोड़ूंगा?
तो फिर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी खूबसूरती की वजह से मुझसे प्यार है? नहीं, मुझे तुम्हारे अच्छे दिल की वजह से तुमसे प्यार है। तुम जैसी भी हो तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हें परेशान करने के पीछे मेरा कोई खास मकसद छुपा हुआ नहीं था। तुम अच्छी लगती थी। जब मेरी बातें सुनकर तुम अपना छोटा सा मुंह फुला लेती थी तो तब मुझे अपने दिल की और भी ज्यादा करीब महसूस होती थी। झूठ बोल रहे हो तुम, मुझे धोखा दे रहे हो। मैं जानती हूँ ये सब कुछ तो तुमने मुझे हासिल करने के लिए कह रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें शादी की पहली रात हासिल नहीं कर सकता था? मैं चाहता तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर लेता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी वजह से दुख नहीं पहुंचाना चाहता था और ना ही तुम्हारी आंखों में आंसू आने की वजह बनना चाहता था। मेरे लिए हमेशा ही तुम्हारी बात की वैल्यू रही है और यही वजह है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी मैं तुमसे तुम्हारी परमिशन मांग रहा हूँ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मेरी फीलिंग्स के साथ मत खेलो। वो उसके माथे से माथे टिकाए बोला था। एक बार अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हें पछतावा नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हारे मान को तोड़ूंगा। तुम मेरे लिए बहुत खास हो, तुम मेरा सब कुछ हो, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई थी? जब तुमने मेरे ऊपर कॉफी फेंकने की हिम्मत की थी और तुम मेरी पर्सनालिटी को देखने के बाद भी मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई थी और इस बात ने मुझे ट्रिगर किया था। उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगवाया था। मुझे लगा था कि तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन मुझे सिर्फ यही सुनने को मिला कि तुम बहुत खड़ूस हो मगर एक मजबूत लड़की हो। तुम वैसे ही लड़की हो जिसकी चाहत हर मर्द करता है। मैंने सोचा कि तुम्हारी इस खड़ूसपन के साथ मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ही लूंगा। तुमने मुझे खड़ूस कहा। आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो। उसने फौरन ही अपने कानों को पकड़ लिया था तो आरती खामोश हो गई थी और खाली खाली आंखों से उसके चेहरे को देखने लगी थी, जहां वो उसकी परमिशन मांगने के लिए सवाल भरी नजरों से उसको देख रहा था। आरती ने अपनी नजरें झुका ली थी और जिसने ढीला छोड़ दिया था वो उसको इशारा दे चुकी। रुको, मैं पहले लॉक लगा दूं वरना एक नया कट्टा खुल जाएगा। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी थी और जरा सी गर्दन उठाकर उसको देखने लगी थी। दरवाजे का लॉक कर लाइट बंद कर उसके पास आ गया था। पार्टी में जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया था। अगर आंटी आ गई तो इसकी फिक्र मत करो, दरवाजा बंद देकर उन्हें अंदाजा हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ था। सुष्मिता जी उनको बुलाने आई थी और दरवाजा लॉक था। वो कुछ भी कहे बिना ही वहां से चली गई थी। मुझे भूख लग रही है। रात 9 बजे का वक्त था जब वो झुंझलाकर बोली थी तो राघव उसको रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गया था। तुम इतने अच्छे कब से हो गए? मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। खाना खाने के बाद वो उसे घर पर नहीं बल्कि लॉन्ग ड्राइव पर ले गया था। आधे रास्ते में उसने फिर से रोमांस शुरू कर दिया था। बाद में वो उसे शहर के सबसे बड़े होटल में लेकर आया था। वो रात उन्होंने होटल में ही गुजारी थी। मेरी जान, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो तुमने मेरा प्यार सिर्फ 20% देखा है, 80% अभी बाकी है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ और क्या। तो फिर मेरे लिए 20% ही काफी है, आरती ने मुंह बनाते हुए कहा था तो राघव जोर जोर से हंसने लगा था। उनको एक साथ मुस्कुराता हुआ देखकर सुष्मिता जी ने भी दिल ही दिल में उनके लिए भगवान से दुआ की थी। आरती के दिल में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब क्लियर हो चुकी थी। सुशांत जी भी अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश थे। दादी के दिल से भी हर वक्त उनके लिए दुआएं ही निकलती थी और साल के बाद ही उसकी गोद में एक प्यारा सा बच्चा भी आ गया था। और दादी अक्सर ही उसको 5 साल बाद बच्चा पैदा करने वाली बात याद दिलाती रहती थी तो वो मुस्कुरा जाती थी। अब उसके लिए उसका सब कुछ, उसका पति राघव और उसका बच्चा थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।